चीन से जारी तनाव के बीच हिमाचल के रोहतांग को लेह से की सीमा से जोड़ने वाला अटल टनल का प्रधानमंत्री मोदी आज उद्घाटन करेंगे। 10 साल में बनने वाले अटल टनल से अब लद्दाख साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा। इतना ही नहीं, सुरंग बन जाने से मनाली से लेह के बीच करीब 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इस टनल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, जो चीन के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है। सर्दी के मौसम में पहाड़ियों से बर्फ लदी हो या फिर लैंडस्लाइड का खतरा हो, हर मौसम में ये टनल बिना रुके सेना को सीमा तक पहुंचा देगी। 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी इस टनल में थोड़ी थोड़ी दूर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सुरंग के भीतर हर 150 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी के लिए टेलीफोन कनेक्शन की सुविधा है। इस टनल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है, जो सीमा से लगे मुश्किल इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने का काम करता है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, जहां से वो मनाली के लिए रवाना होंगे और अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। अटल टनल के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी टनल का उद्घाटन करने के बाद एक रैली को भी संबोधित करेंगे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली अटल टनल की जिसका आज उद्घाटन होगा, और दूसरी प्रधानमंत्री मोदी जो अब से थोड़ी ही देर पहले चंडीगढ़ पहुंचे थे और 10 बजे के करीब इस टनल का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं और काफी अहम ये टनल है, 10 साल में बनकर तैयार हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसको नाम दिया गया है। 9 किलोमीटर से ज्यादा ये टनल लंबी है और हर सुविधा से ये टनल लैस है। प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले पर कर्नल परमजीत सिंह ने अटल की खासियत के बारे में भी बताया। अटल टनल किस तरह से आधुनिक तकनीक से लैस है, ये वो बता रहे हैं। टनल के अंदर कुछ जो डिस्टिंक्ट जो सिस्टम्स जो हैं, उसके अंदर कुछ एक जो सिस्टम जो है उसके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है, उसके अलावा फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। तो ये सारी की सारी जो सिस्टम्स हैं वो टनल के अंदर जो बकाबू उसको जो चालू हो और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो उसकी पूरी बनी रहे, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें टनल में यानी यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर टनल के अंदर जाके काम देखने की ज़रूरत नहीं है। And I would like to add, with all this problem, we could complete this tunnel even less than the estimated cost of this tunnel. That is one of the another landmark I would like to tell you. The estimated cost was 4,083 crore, but we could complete it within 3,200 crore rupees. So we can say, with all this difficulty, this is going to be one of the cheapest tunnel. So that's a great. हिमाचल प्रदेश के मनाली में अटल टनल के उद्घाटन से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे। इस टनल का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। के बाद किसी भी मौसम में रोहतांग से लेह कम वक्त में पहुंचा जा सकेगा। उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मनाली पहुंचे तो हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने उनका स्वागत किया। इसके बाद रक्षा मंत्री अटल टनल के अंदर गए और वहां मौजूद अधिकारियों से सुरंग को बनाने में इस्तेमाल की गई तकनीक की जानकारी ली। सुरंग के अंदर लाइटों और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। साथ ही सुरंग से गुजरने वाली गाड़ियों के धुएं को बाहर निकालने के उपकरण भी वहां लगाए गए हैं। सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण लद्दाख का हिमाचल से संपर्क टूट जाता है, लेकिन इस सुरंग के शुरू होने से किसी भी मौसम में मनाली से लेह पहुंचा जा सकेगा। इसके अलावा अटल टनल के जरिए चीन सीमा तक भारतीय फौज की पहुंच भी आसान हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस घटना के बाद का पहला बयान सामने आया है और घटना की सबसे बड़ी गवाही भी पीड़ित लड़की ने घटना के फौरन बाद बयान दिया था कि संदीप ने उसे मारने की कोशिश की थी। पीड़ित लड़की ने अपने बयान में रेप या फिर गैंग रेप का जिक्र नहीं किया था। इतना ही नहीं, पीड़ित ने कि मां ने के कहने पर अपनी जीभ भी दिखाई थी, जो कटी हुई नहीं बल्कि सही सलामत थी। वहीं घटना के बाद पीड़ित की मां ने गांव के लोगों के सामने बताया था कि संदीप नाम के किसी लड़के ने झगड़े में पीड़ित लड़की का गला दबाया था। पीड़ित की मां ने अपने इस बयान में ना तो रेप की बात बताई और ना ही गैंगरेप की। उन्होंने बयान में सिर्फ संदीप नाम के लड़के से झगड़े का जिक्र किया था। ये दोनों वीडियो बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किए हैं और वीडियो के जरिए दावा किया कि हाथरस मामले में बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। हालांकि इससे पहले एएमयू, एफएसएल और सफदरजंग अस्पताल की रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई थी कि लड़की का ना तो रेप हुआ है और ना ही जीभ कटी थी। क्यों दबा दिया बताओ? है?
तस्वीरें करने रहती ताकि अच्छा काहे दबाया गला तबियत में सकता है काहे से गले से हाथों से और भी कई चोट है नहीं गले जीव है जी मैं गलत कोरोना हुआ नहीं जीव दिखाइए पापा कहाँ थे तुम्हारे बाप पापा तो मैं छपाने के काम करता पापा मेरे सीधे मेरा रोज का काम है तो रोज ही आवता है एक दिन थोड़ी ना हमारा तुम कहाँ थे मैं जो रही हूँ मैं वहीं घटना के बाद पीड़ित की मां ने गांव के लोगों के सामने बताया था कि संदीप नाम के किसी लड़के ने झगड़े में उनकी बेटी का गला दबाया था। पीड़ित की मां ने अपने इस बयान में ना तो रेप की बात बताई और ना ही गैंग रेप की। उन्होंने बयान में सिर्फ संदीप नाम के लड़के से झगड़े का जिक्र किया। क्या मामला था? ये लड़की आपकी बेस बड़ी है। अब ऐसे गांव में है कि तू में तो होती रहती है। जो बाने ऐसा खुश नकारी है कि घास भूखे से नोड़िया का के तब खेचे लागो बाजारा में और मैं संग न होती तो ये दूसरी बात है। ये गला किसने दबाया? गुड्डू के छोरा ने। क्या नाम है उसका? संदीप। संदीप बेटे का नाम क्या है? संदीप। गुड्डू का नाम बाप का नाम गुड्डू है, बाका संदीप नाम है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि यूपी को बदनाम करने की साजिश रचने वालों को एक्सपोज करने वाला वीडियो। घटना के तत्काल बाद मां का बयान। हाथरस कांड के विरोध में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में तो पार्टी के प्रदर्शन ने हंगामे का रूप ले लिया। वहां समाजवादी पार्टी के 60 से ज्यादा विधायकों ने राजभवन तक मार्च निकालने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोक लिया और हंगामा बढ़ने पर उन पर लाठीचार्ज कर दिया। हाथरस घटना को लेकर आप देख सकते हैं कि समाजवादी कार्यकर्ताओं द्वारा इस वक्त राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में अटल चौक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस द्वारा इन सपा कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज किया गया है। सामने आई एक तस्वीर में पुलिस वाले एक कार्यकर्ता को सड़क पर घसीटते हुए नजर आए। उस पर कई लाठियां भी बरसाई गईं। लखनऊ में हजरतगंज के अटल चौक पर हुए इस हंगामे में समाजवादी पार्टी के कई विधायकों को हिरासत में ले लिया गया। जिन कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई के बावजूद धरना देने की कोशिश की, उन्हें खदेड़कर गाड़ियों और बसों में भर दिया गया। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त पुलिस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प जारी है। पुलिस की कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी भी जताई। प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। इनको लेके हम लोग आज मौन जुलूस में रखने आए थे और इन्होंने हम लोग के लाठीचार्ज किया। समाजवादी पार्टी ने गांधी जयंती के मौके पर समाजवादी सत्याग्रह आंदोलन के तहत कई जिलों में हाथरस कांड का विरोध किया। हाथरस कांड के विरोध में चंडीगढ़ में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। बीजेपी दफ्तर का वो लोग घेराव करने निकल रहे थे, जिस दौरान ये झड़प हुई। लेकिन पुलिस वालों ने बीच रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे गुस्साए प्रदर्शनकारी वहां लगाए गए बैरिकेड को हटाने में जुट गए। हालात बेकाबू होता देख पुलिस वालों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए उन पर पानी की बौछार कर दी, लेकिन वो भी अड़े रहे और वहीं सड़क पर धरना देने बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान तालियां बजाकर उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और प्रधानमंत्री के विरोध में भी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित परिवार से हाथरस मिलने जा रहे राहुल गांधी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका विरोध किया। वो उनके समर्थन में नारे लगाते हुए भी दिखाई दिए। हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने काफी मेहनत के बाद आगे बढ़ने से रोक दिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उतार दिया गया। कैलिफोर्निया के जंगल करीब 1 महीने से जल रहे हैं, लेकिन आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशों के नाकाम होने के बाद वहां सेना को उतार दिया गया। सामने आए एक वीडियो में सेना के जवान ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर पानी गिराते नजर आए। सेना के इन जवानों को खास इस अभियान के लिए वहां भेजा गया था। इसके लिए उन्होंने लड़ाकू मिशन में इस्तेमाल होने वाले ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में जरूरी बदलाव किए और फिर उसके साथ आग बुझाने का अभियान शुरू किया। बताया गया कि वहां ऐसे कई हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं जो दूर दराज के इलाकों में लगी आग को बुझाने में जुटे हैं। करीब 1 महीने से लगी ये आग कैलिफोर्निया के तकरीबन 4,500 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को जलाकर राख कर चुकी है। जंगल ही नहीं, कई रिहायशी इलाके भी इस आग की चपेट में आकर तबाह हो चुके हैं, जबकि कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है।
हाथरस कांड के विरोध में राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर कई सामाजिक संगठनों और विरोधी दलों ने जुटकर सरकार से दरिंदगी का शिकार हुई इस लड़की को इंसाफ देने की मांग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां मौजूद थे और उन्होंने ऐसे मामलों में राजनीति न करने की नसीहत देते हुए सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होने की अपील की। सीएम केजरीवाल के साथ आप विधायक आतिशी भी वहां मौजूद दिखी। सारी सरकारों को मिलके, सारी पार्टियों को मिलके, सारे देश को मिलके ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी अपने देश के अंदर कि बहू बेटियां सुरक्षित हो। विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने कई मोमबत्तियां जलाकर आरोपियों को सजा देने की मांग की। फांसी दो, फांसी दो। इससे पहले भी भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी वहां पहुंचकर इस केस पर गुस्सा जताया। वो अपने हाथ में भारत का संविधान नाम की एक किताब लिए खड़े दिखाई दिए। जो कुछ भी हुआ है हाथरस की निर्भया के साथ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मंत्र काफी लंबे समय के बाद इस तरह के आक्रोश का गवाह बन रहा है। चंद्रशेखर आजाद के अलावा स्वरा भास्कर भी जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनी। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर दी। अजय बिष्ट जी इस्तीफा दें, उनका प्रशासन इस्तीफा दे और उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगातार। वहां जुटे कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया और जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। पंजाब के अमृतसर में बीजेपी नेता तरुण चुग के सामने कृषि कानून से नाराज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। इन किसानों में नए कृषि कानूनों पर जबरदस्त नाराजगी दिखी। उन्होंने इन बिलों को वापस लेने की मांग की और बीजेपी नेता तरुण चुग को घेर लिया, जिसके बाद उन्होंने उन्हें हाथ जोड़कर मनाने की कोशिश की। अमृतसर में किसान संगठनों का प्रदर्शन चल रहा है और तरुण चुग उन्हीं लोगों से मिलने पहुंचे। इस बीच अचानक कुछ दूसरे किसान आए और उन्होंने उनकी गाड़ी को रोक दिया। वो उनकी गाड़ी के आगे बैठ गए। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। हार मानकर तरुण चुग खुद गाड़ी से उतरे, जिन्हें देखकर कृषि कानून से नाराज इन किसानों ने और जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। किसानों की नाराजगी देखकर तरुण चुग को भी कुछ नहीं सूझा और वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हालांकि उनके इस तरह हाथ जोड़ने से किसानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो लगातार नारे लगाते रहे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाकर बीजेपी नेता को आगे ले जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई। तरुण चुग को हाल ही में बीजेपी का महामंत्री बनाया गया है। वो पंजाब में आंदोलन करने वाले किसान संगठन से जुड़े लोगों से बात करने गए थे, क्योंकि बीजेपी ने फैसला किया है कि वो किसानों को बिल की बारीकियां बताएगी। कोरोना संकट के बीच करीब 6 महीने से बंद पश्चिम बंगाल के 12 चिड़ियाघरों को नियमों के तहत दोबारा खोल दिया गया। सिलीगुड़ी में बंगाल सफारी पार्क के गेट भी वहां पहुंचने वाले लोगों के लिए खुल गए, जिसके बाद कई लोग अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे, जिनकी एंट्री से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई और हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। सभी लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर वहां घूमते नजर आए। थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन एंड फिजिकल डिस्टेंस, ये पूरी हम लोग मेंटेन कर रहा है। कोई दोस्तों के साथ तो कोई परिवार और बच्चों के साथ वहां पहुंचा। उन लोगों ने अलग अलग जानवरों को देखकर अपना मनोरंजन किया। कोलकाता में मौजूद देश का सबसे पुराना अलीपुर चिड़ियाघर भी सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए खोल दिया गया। वहां पहुंचे लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए बनाए गए घेरों में ही खड़े होकर जानवरों को देखने के लिए आगे बढ़ते दिखे। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें फ्रांस के स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर एक स्टंटमैन ने 545 फीट ऊंची एक बिल्डिंग पर चढ़ाई कर डाली। लेकिन ये कारनामा उसे महंगा भी पड़ गया। स्टंटमैन पर आपराधिक केस दर्ज हो गया और जुर्माना भी ठोक दिया गया, क्योंकि दावा है कि स्टंट के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ और तो और इसके लिए बिल्डिंग के मालिक से इजाजत तक नहीं ली गई। सामने आई तस्वीरों में एलन रॉबर्ट नाम का ये स्टंटमैन सिल्वर सूट और हील वाले बूट पहनकर किसी मकड़ी की तरह बहुमंजिला इमारत पर चढ़ता नजर आया। वो ऐसे सज धज कर पहुंचा जैसे किसी पार्टी में जाने वाला हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे खतरनाक करतब को करने के लिए उसने किसी चीज की मदद भी नहीं ली। सुरक्षा के लिए उसने खुद को रस्सी से भी नहीं बांधा। वो बेखौफ आदमी अपनी शानदार पकड़ के साथ बिना रुके लगातार कदम बढ़ाता रहा। इतनी बड़ी इमारत के आगे वो किसी चींटी जैसा नजर आया। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, नीचे लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी। कुछ तो उस कारनामे को अपने फोन में रिकॉर्ड करते दिखे। ऐसा जोखिम भरा स्टंट करते वक्त एक बार भी उस आदमी के चेहरे पर शिकन नहीं दिखी। वो पूरे जोश के साथ बिल्डिंग पर चढ़ता गया और आखिरकार कामयाब रहा। महज 30 मिनट में स्टंटमैन करीब 550 फीट ऊंची इमारत की छत पर पहुंच गया। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी के पास ज़कापा से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 लोग एक मां की गोद से उसके बच्चे को छीनकर भागते दिखे। हालांकि बाद में पुलिस ने बच्चे को एक रेलवे स्टेशन से बरामद कर दिया, लेकिन उससे पहले अचानक 2 लोगों ने सरेआम उस बच्चे का अपहरण कर लिया, जिससे उसकी मां हक्की बक्की रह गई।
अपहरण के इस वीडियो में वो महिला बच्चे को गोद में लेकर सड़क किनारे जाती दिखी। तभी सामने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग उसके पास पहुंचे। उनमें एक मोटरसाइकिल से उतरा और उसके बच्चे को छीनने की कोशिश करने लगा। वो महिला भी पूरे जी जान से बच्चे को बचाने में जुट गई। ऐसे में कुछ देर तक उन दोनों में खींचतान चलती रही। तभी आरोपी ने महिला को सड़क पर गिरा दिया और उसका बच्चा छीनकर मोटरसाइकिल से वहां फरार हो गया। हाथरस कांड और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर के बाहर हंगामा किया। पार्टी समर्थकों के साथ एक दिन पहले हाथरस जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने रोक दिया था, जिस पर खूब बवाल हुआ। और पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष के घर के बाहर अपना विरोध जताया। हाथों में पार्टी के झंडे लेकर कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी के साथ पीएम मोदी पर भी अपना गुस्सा उतारा। हालांकि कार्यकर्ता ज्यादा देर तक वहां प्रदर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि पुलिस ने उस इलाके में धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक-एक कर पुलिस की गाड़ी में ले जाकर बैठाया गया। इस दौरान भी कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको बसों में ले जाया गया है। कुछ प्रदर्शनकारी जमीन पर बैठ गए, लेकिन उन्हें भी उठाकर पुलिस अपने साथ ले गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एक बार फिर हाथरस जाने की कोशिश कर सकते हैं। राहुल गांधी आज दोपहर 12 बजे के आसपास हाथरस जा सकते हैं। 2 दिन पहले भी राहुल गांधी ने हाथरस जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए थे। पुलिस ने राहुल गांधी को हाथरस जाने से रोक दिया था और उन्हें हिरासत में ले लिया था। राहुल गांधी आज एक बार फिर हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की कोशिश कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। ट्रंप ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि जांच के बाद वो और उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की चपेट में आने के बाद ट्रंप ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। हालांकि इस दौरान वो अपने जरूरी काम निपटाते रहेंगे। इससे पहले उनकी एक सलाहकार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद ट्रंप और उनकी पत्नी की भी जांच कराई गई। डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना की चपेट में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उनके जल्द ठीक होने की कामना की। ट्रंप के कोरोना की चपेट में आने की खबर का बाजार पर भी असर पड़ा। एक तरफ कच्चे तेल की कीमतें 2% तक गिर गईं, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिली। रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म्स में निवेश करने वाली एक और बड़ी कंपनी रिलायंस रिटेल ने निवेश करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी टीपीजी अब रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 1837 करोड़ का निवेश करेगी। इस निवेश के बदले टीपीजी को रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 0.41% की हिस्सेदारी मिलेगी। इस निवेश के बाद रिलायंस रिटेल की वैल्यू 4.285 लाख करोड़ की हो जाएगी। इससे पहले सिल्वर लेक, केकेआर, जनरल अटलांटिक और मुबादला भी रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी खरीद चुकी हैं। गांधी जयंती पर आईटीबीपी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी की जयंती पर आईटीबीपी की तरफ से दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आईटीबीपी के बैंड ने रघुपति राघव भजन की धुन बजाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी 2 दिनों में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। रविवार को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें उम्मीदवारों की पहली सूची पर मोहर लग जाएगी। वायुसेना 8 अक्टूबर को अपना 88वां स्थापना दिवस मनाएगी और इस दिन दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल लड़ाकू विमान कई तरह के करतब दिखाएंगे और इसी वजह से वायुसेना ने लोगों से एयरबेस के पास खुले में खाने पीने की चीजें और कूड़ा नहीं फेंकने की अपील की है, क्योंकि इन खाने पीने की चीजों के लिए पक्षी वहां मंडराते हैं और ऐसे में वायुसेना के कार्यक्रम के दौरान कम ऊंचाई वाले लड़ाकू विमानों का पक्षियों से टकराने का खतरा बना रहता है। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस की शराब तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने एक ट्रक में भरी अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि करीब 25 लाख रुपए की इस अवैध शराब को ट्रक के अंदर छिपाकर हरियाणा से बिहार ले जाया जा रहा था। इसमें लगभग 350 पेटी शराब है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो जारी कर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को किसानों का मसीहा बताया और केंद्र सरकार को कृषि कानूनों पर घेरा। जो किसानों के लिए कानून बनाए गए, उनके बारे में उनसे सलाह मशविरा तक नहीं किया गया।
यूपी के बांदा में लखनऊ पुलिस ने 2 क्विंटल गांजा बरामद किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये नशे का सामान एक छोटे ट्रक में छिपाकर रखा गया था। यूपी के कुशीनगर के रहने वाले एक परिवार का दावा है कि लीबिया में आतंकियों ने 7 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। बताया गया कि इन 7 लोगों में कुशीनगर और देवरिया के भी 2 मजदूर शामिल हैं जो 1 साल पहले वहां काम करने गए थे। इस मामले की जानकारी लगने के बाद उनके परिवार वालों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। हम भारत सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे चाचा जी को हमारे घर पे वापस भिजवा दें। केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में तो कांग्रेस ने इन कानूनों के विरोध में बैलगाड़ी यात्रा निकाली। कांग्रेस की मांग है कि केंद्र कृषि कानून में किसानों की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र करे। और नांदेड़ में हुए प्रदर्शन में भी उसने इसी मुद्दे को उठाया। वहां कांग्रेस नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी यात्रा निकाली, जिसमें कई नेता एक बैलगाड़ी पर सवार होकर निकले, जबकि बहुत सारे कार्यकर्ता पैदल चलते नजर आए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जो पोस्टर लिए थे उनके जरिए उन्होंने फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात पर सरकार को घेरा और खूब नारे लगाए। कृषि बिलों के विरोध में कांग्रेस ने महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में भी प्रदर्शन किया, जिनमें महाराष्ट्र कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। बिहार के रोहतास जिले के डेहरी विधानसभा क्षेत्र के कोयला व्यापारियों के लिए रेत का अवैध खनन परेशानी का सबब बन गया। इस बार के चुनाव में यह मुद्दा अहम रहने वाला है, क्योंकि कोयला कारोबारी इस मामले में बेहद खफा दिखे। उनकी शिकायत है कि रेत के अवैध खनन की वजह से उनका कामकाज चौपट हो गया, क्योंकि वहां के जिस कोयला डिपो से कोयले का कारोबार होता था उस जगह पर रेत के ढेर पड़े रहते हैं। डेहरी विधानसभा क्षेत्र में सालों से कोयले का व्यापार होता है, लेकिन बीते कुछ सालों में अवैध खनन की वजह से कोयले के कारोबारियों को बहुत घाटा हुआ। वहां की तस्वीरें देखकर इस बात का कुछ अंदाजा भी लगा, क्योंकि वहां सड़क के किनारे जगह जगह रेत के ढेर पड़े दिखे। यही नहीं, ट्रैक्टर के जरिए धड़ल्ले से रेत की ढुलाई होती भी नजर आई। डेहरी विधानसभा क्षेत्र में वर्षों तक कोयले के व्यापार का दबदबा था, लेकिन जैसे जैसे बालू का व्यापार बढ़ा, कोयले का व्यापार कम होता गया। ये रेत के अवैध खनन का ही नतीजा है कि कभी दोनों हाथों से कमाने वाले कोयला व्यापारियों का धंधा मंदा हो गया। इन लोगों के मुताबिक रेत के खनन से जुड़े लोग मजदूरों और ट्रक चलाने वालों को ज्यादा पैसे देते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग सही गलत की परवाह किए बिना उनके साथ जुड़ गए। समस्या इस समय ये है कि जितने हमारे पास गाड़ियाँ आती थी यहाँ से बाहर कोयला ले जाने के लिए, उनको एक अलग एक्स्ट्रा व्यवसाय अवैध बालू वाला मिल गया है जी, उनमें कमी ज्यादा है। कोयले के कारोबारियों के मुताबिक रेत का अवैध खनन करने वालों की वजह से अब पूरे इलाके में करीब 100 लोग ही कोयले के कारोबार से जुड़े हैं, जबकि पहले ये संख्या 10,000 के करीब थी। हरियाणा के करनाल से खतरनाक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। नेशनल हाईवे पर हुए इस दर्दनाक हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और टक्कर लगते ही उस ट्रक और मोटरसाइकिल में भी आग लग गई। आग ट्रक के अगले हिस्से में लगी और उसके नीचे दबी मोटरसाइकिल भी पूरी तरह लपटों में घिर गई। बीच सड़क पर हुए इस हादसे की खबर तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया और दमकल के कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए। हालांकि आग बुझने तक ट्रक का अगला हिस्सा बर्बाद हो चुका था, जबकि मोटरसाइकिल तो पूरी तरह जल चुकी थी। नीचे आ गई मोटरसाइकिल, 3 आदमी इंजर्ड हैं, 2 लेडीज हैं और 1 जेंट्स। बताया गया कि हादसे के बाद आसपास के लोगों ने भी घायलों की काफी मदद की। वहीं ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई। ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने पिछले कुछ सालों में अपनी सेना को कई गुना ताकतवर बना लिया है। यहां तक कि अगर जंग हुई तो रूस इस वक्त अमेरिका पर भी भारी पड़ेगा, जिसकी बड़ी वजह है पिछले 10 साल में सेना पर किया गया खर्च। ब्रिटिश रिपोर्ट में दावा किया गया कि सोवियत संघ के जमाने के बाद से रूस इतना ताकतवर कभी नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 6,375 परमाणु बम हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,800 ही परमाणु बम है। ये रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को रूस से सावधान करने के लिए बनाई गई, जिसमें यह इशारा किया गया कि अगर आने वाले वक्त में विश्व युद्ध की नौबत आई तो रूस की भूमिका बेहद अहम होगी, क्योंकि उसके पास मौजूद हथियारों का जखीरा गेम चेंजर साबित हो सकता है। कोरोना की वैक्सीन के लिए दुनिया भर में करीब 5 लाख शार्क मार दी जाएंगी। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक शार्क के लीवर में एक खास तेल स्क्वालिन होता है, जिसका इस्तेमाल दवाओं को बनाने में किया जाता है और इस दवा से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होने के साथ बुखार से भी लड़ने में मदद मिलती है। इसलिए कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी कई कंपनियां शार्क के इस तेल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रही हैं और यही वजह है कि दुनिया भर में इन दिनों शार्क का शिकार तेजी से किया जा रहा है। बताया गया कि दुनिया के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने के लिए जितना तेल दवा कंपनियों को चाहिए, उसके लिए करीब 5 लाख शार्क का शिकार किया जा सकता है। फ्रांस में आसमान में उड़ने वाली एक ऐसी टैक्सी पेश की गई जो चलती भी बिजली से।
दावा है कि ये टैक्सी इको फ्रेंडली तो है ही, इससे घंटों का सफर भी मिनटों में तय हो जाएगा। और जब उस एयर टैक्सी को दुनिया के सामने पेश किया गया तो वो किसी हेलीकॉप्टर की तरह नजर आई। टैक्सी के ऊपर एक बड़ी रिंग पर कई छोटे छोटे पंखे लगे दिखे। आसमान में वो बिना किसी दिक्कत के उड़ती नजर आई। जर्मनी की कंपनी वोलोकॉप्टर का दावा है कि उसकी बनाई एयर टैक्सी में एक से एक खूबियां हैं। It is safe, it is all electric and incredibly quiet. एयर टैक्सी में पायलट के अलावा एक यात्री सफर कर सकता है। बताया गया कि वो 200 किलो तक का भार आराम से उठा सकती है। इतना ही नहीं, वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा जितनी तेज रफ्तार तक उड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैभव समिट की शुरुआत की। इस समिट में दुनिया भर में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं, जो विज्ञान के जरिए देश में होने वाले बदलावों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने समिट में कहा कि भारत सरकार विज्ञान के जरिए देश में बड़े बदलाव करना चाहती है। The government of India has taken numerous measures to boost science, research and innovation. Science is at the core of our efforts toward socio-economic change. We broke inertia in the system. खबरें हैं कि एनसीबी सारा अली खान के पुराने मोबाइल फोन का डेटा निकालकर ड्रग्स केस में जानकारी जुटाने की कोशिश में। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि एनसीबी ने सारा अली खान के इस मोबाइल फोन के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों हुई पूछताछ में उन्होंने अपने पुराने मोबाइल फोन की कोई जानकारी नहीं होने की बात कही थी, जिसके बाद यह शक गहराने लगा कि सारा अपने उस फोन को छिपा रही हैं। बताया जा रहा है कि एनसीबी ने सारा के पुराने मोबाइल फोन के IMEI नंबर को ट्रैक करना भी शुरू कर दिया है। किसी भी मोबाइल का IMEI नंबर उसकी पहचान होता है, जिसके जरिए पुलिस चोरी और गायब हुए मोबाइल फोन को ट्रैक कर सकती है। और खबरें तो यहां तक हैं कि पुराना मोबाइल फोन मिलने के बाद एनसीबी एक बार फिर सारा को पूछताछ के लिए बुला सकती है। आखिर क्या छुपाना चाहती है सारा अली खान, जिसका एनसीबी हर हाल में पता लगाना चाहती है? बताया जा रहा है कि 2018 में सारा जिस फोन का इस्तेमाल करती थी, उसमें ट्रक कनेक्शन से जुड़े कई चौंकाने वाले राज का पर्दाफाश हो सकता है। इसी फोन की एनसीबी को तलाश है, जिससे उसे इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने में मदद मिल सके। रेप के मामलों पर घिरे गहलोत ने बीजेपी नेताओं को राजस्थान आने की चुनौती दी। राजस्थान में रेप के मामलों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। बीजेपी ने प्रियंका और राहुल के हाथरस जाने की कोशिश पर सवाल उठाए और राजस्थान का जिक्र करते हुए उन्हें घेरा। राजस्थान पर चुप है आप, जहां और भी घटना हुई है वहां तो कुछ नहीं बोल रहे हैं प्रियंका और राहुल गांधी, और यहां जाकर के पूरा ड्रामा कर रहे हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया और बीजेपी नेताओं को राजस्थान आने का न्योता दे दिया। विपक्ष के नेता के रूप में दिल्ली से नेता को बुलाओ, हम उनका अलाउ करेंगे। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर दिल्ली समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेताओं समेत कई हस्तियों ने उन्हें राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के पास गाजियाबाद में कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फिर वहां से फरार हो गए। पीड़ित परिवार का दावा है कि सभी आरोपी पुलिस की वर्दी में थे और जबरन घर खुलवाकर अंदर दाखिल हुए। इसके बाद हथियार दिखाकर कीमती सामान और 50 लाख रुपए उन्होंने लूट लिए। कितने का नुकसान आपका? हमारा 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान। ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की फिल्म खाली पीली ऑनलाइन रिलीज हो गई। अपन बोले तो फुल धमाल और ये हीरोइन फुल जोल, फुल बवाल। ऐसे कॉम्बो में लफड़ा तो हो ही गई ना। नौसेना से हटाए गए युद्धपोत INS विराट को खरीदने के लिए श्रीराम ग्रुप को 125 करोड़ का ऑफर दिया गया। खुद श्रीराम ग्रुप के चेयरमैन ने यह दावा किया। उनका कहना है कि मुंबई की एक कंपनी ने यह प्रस्ताव रखा है और वो उसे खरीदकर म्यूजियम बनाना चाहती है। हालांकि अभी INS विराट को भावनगर के बंदरगाह लाया गया है, जहां उसे तोड़ा जाना है। हाथरस कांड पर मचे घमासान के बीच योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के SP विक्रांत वीर और CO समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस वालों के नार्को टेस्ट भी करवाए जाएंगे। ये कार्रवाई CM योगी के निर्देश पर की गई। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में नियमों के साथ रामलीला की रिहर्सल शुरू हो गई। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार रामलीला का आयोजन होगा या नहीं, इस पर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। लेकिन कुछ संगठनों ने सुरक्षा उपायों के साथ इसकी रिहर्सल शुरू भी कर दी। दिल्ली के लाल किले पर होने वाली लव कुश रामलीला की भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। हालांकि इस बार रिहर्सल की अलग तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि कोरोना की वजह से सभी कलाकार मास्क में दिखाई दिए।
कलाकारों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम का भी ख्याल रखा। यही नहीं, किसी भी अस्त्र शस्त्र को छूने से पहले वो अपने हाथों को सैनिटाइज करना भी नहीं भूले। जो गदा उन्होंने लिया है या जो धनुष है उसको भी सैनिटाइज करके इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही कलाकारों ने उम्मीद जताई कि इस महामारी के बावजूद रामलीला के आयोजन को सरकार से मंजूरी मिल जाएगी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 ड्रग्स पेडलर को 3 लाख की एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए ड्रग्स पेडलर में से एक सुरेश यादव फिल्म जगत में मेकअप मैन का काम भी करता था। पूछताछ में सुरेश यादव ने कबूल किया कि वो अपने साथी के साथ मिलकर ड्रग्स को सप्लाई करने का काम करता था। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फिल्म जगत में ये ड्रग्स पेडलर किस किस को ड्रग्स सप्लाई करते थे। बताया गया कि जिस वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया उस समय भी वो किसी को ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। खबर है कि बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया। न्यूज 18 की चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि 243 विधानसभा सीटों में कांग्रेस 68 सीटों पर चुनाव लड़ सकती, जबकि सीपीआई एमएल को 19 और सीपीआई और सीपीएम को संयुक्त तौर पर 10 सीटें मिल सकती हैं और बाकी की सभी सीटें आरजेडी के खाते में जाएंगी, यानी कि आरजेडी 146 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन पेच यह है कि आरजेडी अपने खाते से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को सीटें दे सकती है। मुमकिन है कि आरजेडी अपने खाते से वीआईपी को 10 से 12 सीटें दे। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। केंद्र के फैसले से जुड़ी हुई केंद्र सरकार ने एलएसी पर संचार व्यवस्था को मजबूत करने का बड़ा फैसला लिया है। सीसीएस यानी सुरक्षा मामलों की कमेटी ने एलएसी पर कम्युनिकेशन सिस्टम लगाने की मंजूरी दे दी है। 7,800 करोड़ की इस योजना को लागू करने का मकसद चीन की हर हरकत पर नजर रखना है। कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए एलएसी पर चीन की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर होगी। सेना के लिए सिस्टम बेहद अहम माना जा रहा है। इस सिस्टम के जरिए किसी भी तरह की घुसपैठ को आसानी से रोका जा सकेगा। हालांकि उस तरफ चीन ने भी अपना कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत बनाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क बिछाया है। खबरें हैं कि चीन पैंगोंग झील के दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा चुका है। अमेरिका के ओहायो से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रही एक गाड़ी अचानक नीचे लुढ़क गई। गाड़ी का ड्राइवर ड्राइविंग की एक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा था, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और तेजी से नीचे की तरफ लुढ़कने लगा। इससे पहले वो आदमी खास तरह से डिजाइन की गई अपनी गाड़ी को एक पहाड़ी रास्ते पर चढ़ाने की कोशिश करता दिखा। तेजी से गाड़ी दौड़ाते हुए वो काफी ऊंचाई तक पहुंच भी गया, लेकिन तभी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो कलाबाजियां खाते हुए नीचे लुढ़कने लगी। गाड़ी को नीचे आता देख वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। गाड़ी के नीचे गिरते ही वहां मौजूद लोग ड्राइवर को बचाने के लिए उसकी तरफ भागे। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में उसे कोई चोट नहीं आई। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा। प्रियंका ने ट्वीट में लिखा कि योगी आदित्यनाथ कुछ मोहरों को सस्पेंड करने से क्या होगा। हाथरस की पीड़िता उसके परिवार को भीषण कष्ट किसके ऑर्डर पर दिया गया। हाथरस के डीएम एसपी के फोन रिकॉर्ड्स पब्लिक किए जाएं। मुख्यमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से हटने की कोशिश ना करें, देश देख रहा है। योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दो। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन धक्का मुक्की में नीचे गिर गए, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। टीएमसी नेताओं ने तो हाथरस के एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा पर धक्का मुक्की का आरोप लगा दिया और टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल के साथ भी बदसलूकी का दावा किया। और ये हंगामा उस वक्त हुआ जब धारा 144 के बीच टीएमसी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार के गांव की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। दावा है कि टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल को हाथरस के एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने रोकने की कोशिश की तो इस पर डेरेक ओब्रायन की पुलिस से बहस हो गई। इस हंगामे के दौरान हुई धक्का मुक्की में वो नीचे गिर गए। डेरेक ओब्रायन नीचे गिर गए हैं। डेरेक ओब्रायन नीचे गिर गए हैं। यूपी पुलिस के मजिस्ट्रेट के साथ उनकी धक्का मुक्की हो रही है इस वक्त। अब यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। सामने आई तस्वीरों में एसडीएम डेरेक ओब्रायन को बैरिकेड के उस तरफ ले जाने की कोशिश करते दिखे जहां मीडिया और दूसरे लोगों का जमावड़ा था। इसके बाद वहां धक्का मुक्की हुई जिसमें वो नीचे गिर गए। इस घटना पर टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल की तरफ से भी बयान दिया गया। हमें धक्का दिया, डेरेक तो वहाँ पे गिर गए थे, तो अगर हमारे साथ एक एमपी के साथ, एक महिला के साथ, एक दलित महिला के साथ अगर वो कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं वो आम जनता के साथ, आम महिला के साथ क्या कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी टीएमसी के आरोपों पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने जो किया वो सीखा है, वो कहीं ना कहीं तो दिखाने का मौका मिला है, तो आज हाथरस में भी दिखा रहे हैं। हाथरस के एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने भी धक्का मुक्की के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है और जब उन्होंने
धक्का मुक्की करते हुए जबरदस्ती अंदर जाने का प्रयास किया, तो जो महिला वहाँ पे इंस्पेक्टर थी उनके द्वारा उनको रोका गया। टीएमसी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल पर पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया। और इस हंगामे के बीच एक दिन पहले हाथरस जाने की कोशिश करने के बाद प्रियंका गांधी दिल्ली के एक वाल्मीकि मंदिर में हुई प्रार्थना सभा में शामिल हुई। ये प्रार्थना सभा हाथरस कांड की पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आयोजित हुई, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। प्रार्थना सभा में रघुपति राघव राजा राम भजन की भी गूंज सुनाई दी। सही बोलिए, रामधुन। उन्होंने प्रार्थना सभा आयोजित करने वालों के साथ भी बातचीत की और हाथरस कांड में इंसाफ की लड़ाई जारी रखने का भी ऐलान किया। जब तक न्याय नहीं होगा, आपकी बेटी के साथ, आपके उनके परिवार के साथ और आपके समाज के साथ, तब तक हम रुकेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पहली बार हाथरस की घटना पर ट्वीट करते हुए दोषियों को कड़ा सबक सिखाने की बात कही। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस ने एक ट्रक से अवैध तरीके से लाई जा रही शराब को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि बरामद की गई शराब की कीमत 63 लाख रुपए है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक को रोकने का इशारा किया था, लेकिन ड्राइवर ट्रक को लेकर भाग निकला, जिसके बाद शक होने पर पुलिस ने ट्रक का पीछा किया, लेकिन इसी बीच मौका पाकर ड्राइवर ट्रक से कूदकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 63 लाख रुपए की शराब की खेप बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में आबकारी विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने शराब को जब्त कर लिया। को चेक किया गया तो ट्रक के अंदर से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। लगभग 1200 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसकी बाजार मूल्य 63 लाख रुपए है। साथ ही में 12 टारा ट्रक बरामद हुआ है। इसको पुलिस कब्जे में लिया गया है। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। अमेरिका से तनाव के बीच चीन की चालबाजी से जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। ब्रिटेन के express.uk की रिपोर्ट है कि चीन के हैकर ट्रंप के परिवार वालों और उनके करीबी सलाहकारों की ईमेल हैक करने की कोशिश में जुटे हैं। व्हाइट हाउस के एक सलाहकार ने दावा किया कि चीन राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव अभियान में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। हालांकि उन्होंने बताया कि चीन की ये कोशिश नाकाम कर दी गई। इससे पहले सॉफ्टवेयर बनाने वाली दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में चीन, रूस और ईरान पर अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश में जुटे होने का आरोप लगाया था। कुपवाड़ा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शहीद कुलदीप सिंह और शहीद शुभम शर्मा को सेना की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। एक दिन पहले ये दोनों जवान कुपवाड़ा जिले में LOC पर पाकिस्तान की गोलीबारी का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। पंजाब में अनलॉक 5 के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, जिनके तहत 50% यात्रियों के साथ बसें चलाने की मंजूरी दी गई, लेकिन स्कूल खोलने पर फैसला नहीं हुआ। इसके अलावा पंजाब सरकार ने साफ किया कि शिक्षा और गृह विभाग से बात करने के बाद स्कूलों को खोलने पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली के झंडेवालान में भीख मांगने वाली महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक अनोखी पहल की गई। RSS से जुड़े संगठन सेवा भारती ने इनकी ट्रेनिंग का जिम्मा उठाया है, जिसमें इन्हें टोकरी बनाना सिखाया जाएगा ताकि ये भीख न मांगे और इन्हें रोजगार भी मिल जाए। दिवाली आने वाली है, ऐसे में तमाम लोग ऐसी चीजों को लेना पसंद करते हैं और उसी को लेकर ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। कल से इसी तरीके से टोकरी बनाने का काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने से रोकने पर सियासी बवाल बढ़ गया। कांग्रेस इस मुद्दे को ठंडा होने के मूड में नहीं दिखी और उसने एक बार फिर यूपी सरकार को घेरा। राहुल गांधी और प्रियंका जी के साथ जो बर्ताव कल किया गया वो अशोभनीय है, निंदनीय है। जिसके जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाया और राहुल प्रियंका पर तंज कसा। और ये पप्पू का गोलमाल और गप्पू का कैमरा कमाल था। एक्टर रणवीर शौरी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ड्रग्स कनेक्शन पर फिल्म जगत का बचाव किया। रणवीर शौरी ने कहा कि कुछ लोगों की वजह से पूरे फिल्म जगत को बदनाम करना ठीक नहीं। हालांकि रणवीर शौरी ने माना कि कुछ लोग फिल्म जगत में ड्रग्स लेते हैं, लेकिन सभी लोग ड्रग्स लेते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। रणवीर शौरी ने यह भी बताया कि कुछ समय के लिए उन्होंने भी ड्रग्स ली थी, लेकिन वो उस सर्कल से उन्होंने दूरी बना ली। तरीके से भी इसको देखें, दिस इज़ अ फेलियर, बिल्कुल जो स्टेट की सरकार है उसका फेलियर है। हादसा होने से लेकर उसकी मैनेजमेंट तक जो हो रहा है ये सब आप द ओनस लाइज ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, और ख़ास करके एक ऐसी सरकार जो अपने आप को ऐसा दिखाती है कि हम नो नॉनसेंस हैं और बहुत स्ट्रांग हैं,
और बिल्कुल हम जो क्या कहते हैं मतलब न्याय करने पे बहुत हमारा जो इमीडिएट हमारा एक्शन होता है। ऐसी जो सरकार है और उस सरकार के द्वारा ऐसा एक बिहेवियर देखना सभी लोगों के लिए अजीब है। और गुजरात के कई जिलों में फीस माफी की मांग और नए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हुए इन प्रदर्शनों में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसकी कुछ तस्वीरें राजकोट से भी सामने आई। वहां सड़क पर बैठे कुछ प्रदर्शनकारियों को सादी वर्दी में पहुंचे पुलिस वाले उठाने की कोशिश करते दिखे। पुलिस के पहुंचते ही कांग्रेस के लोग और भड़क गए और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि हंगामे के बीच पुलिस वाले इन सभी को जबरन एक बस में बैठाकर वहां से ले गए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमरेली से भी सामने आई। वहां विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धरानी धरने पर बैठ गए। हालांकि कुछ पुलिस वाले उन्हें भी उठाने पहुंच गए, जिस पर काफी देर तक तीखी बहस भी हुई। अंग्रेजों ने हालत करी थी गुजरात में। अरे बैठो। लेकिन पुलिस वाले नहीं माने और परेश धरानी को उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा दिया। हंगामा बढ़ते ही कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और गाड़ी के आगे बैठकर उसे रोकने की कोशिश की। अहमदाबाद में भी कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और कृषि कानूनों का विरोध किया। इन लोगों ने राज्य सरकार से स्कूल फीस माफ करने की भी मांग की। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 4 अक्टूबर को हाथरस जाएंगे। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव इस समय अपनी बेटी का लंदन के कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए वहां मौजूद हैं। लंदन से अखिलेश यादव 4 अक्टूबर को लौटेंगे और वो दिल्ली से सीधा हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हाथरस में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।